बारिश का कहर। प्रमीला नाम की महिला अपनी 2 बेटी और बूढ़े पिताजी के साथ एक गांव में रहती थी। प्रमीला के पति ने उसे दोनों बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। उसका पति बेटी की चाह रखता था, लेकिन प्रमीला से उसे 2 बेटियां हुई, इसलिए वो उसे घर से निकाल दिया। प्रमीला के बूढ़े पिताजी कुछ काम नहीं कर पाते थे। प्रमीला अकेले ही खेत पर काम करती थी और बचे हुए समय में लोगों के घर बर्तन मांजने जाती थी। गरीबी की वजह से वह अपनी बेटियों को भी कुछ नहीं दिलवा पाती थी। एक छोटी सी झोपड़ी में चारों रहते थे। एक बार की बात है, लगातार कई दिनों से बरसात ही हो रही थी, जिस वजह से प्रमीला ना तो खेत पर काम कर पा रही थी, ना ही लोगों के घर बर्तन मांजने जा पा रही थी। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि पूरी झोपड़ी में बाढ़ का पानी धस गया था। बस चौकी ही एक सहारा था जिस पर वह सब रहे थे। प्रमीला के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह चौकी पर ही लेटे रहते थे और उसकी दोनों बेटियां भी वहीं बैठी रहती थी। क्या करूं भगवान, कैसे इन्हें भोजन दूं? कुछ भी नहीं बचा, इस बाढ़ में सब बह गया। माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ देती हूँ, रुक जाओ। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें कुछ खाना नहीं मिल पाता है। माँ, अब तो कई घंटे बीत गए, अभी भी कुछ नहीं मिला खाने को। बेटा, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग तो देख ही रहे हो, बाढ़ में सब बह गया। अब बताओ कहाँ से खाना ला कर दूं? ठीक है माँ, कोई बात नहीं, हम समझते हैं, रहने दो, हमें कुछ नहीं खाना। प्रमीला मन ही मन बहुत रोती है, लेकिन बेटियों के सामने यह नहीं दिखाती है। बाढ़ के पानी में दहता दहता एक थैला प्रमीला की झोपड़ी तक आता है। प्रमीला उस थैले को उठाती है और देखती है उसके अंदर सूखे सूखे कई दिन के बासी रोटी है। वह उसे ही निकालकर अपने बच्चों और पिताजी को खिलाती है। उन लोगों के खाने के बाद जो थोड़ा बच जाता है खुद खा लेती है। अचानक प्रमीला के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। मामा, देखो नाना जी को क्या हो रहा है। पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी आपको लेकर चलती हूँ। माँ, कहाँ जा रही हो? तुम लोग यहीं बैठी रहना, मैं तुरंत आती हूँ। प्रमीला अपने पिताजी को कंधे पर उठाती है और बाढ़ का पानी तैरते तैरते वह झोपड़ी से बाहर आती है। पूरे गांव में पानी भर चुका था। प्रमीला अपने पिताजी को कंधे पर उठाकर आगे बढ़ी जा रही थी। गांव के एक आदमी को प्रमीला को ऐसी स्थिति में देख उस पर दया आ जाती है। वह तैरता तैरता प्रमीला के पास आता है। आपकी हालत तो बहुत बुरी लग रही है। मैं अभी नाव लेकर आता हूँ, आप उस पर अपने पिताजी को बिठाकर डॉक्टर के पास ले जा सकती है। वह तुरंत नाव लेकर आता है और प्रमीला और उसके पिताजी को नाव पर बिठाकर एक किनारे लेकर आता है और डॉक्टर के पास लेकर जाता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरी बहुत मदद की है। प्रमीला अपने पिताजी को डॉक्टर से दिखाती है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। अस्पताल का कर्मचारी प्रमीला से कहता है, सुनिए, शहर से कई लोगों ने बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए खाने पीने का चीज भिजवाया है। कई लोगों ने राहत के लिए पैसे भी भिजवाए हैं। बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद उन राहत के पैसों से जितने भी गरीब लोग हैं ना, उनकी झोपड़ी बाढ़ की वजह से गिर गई, उन्हें बनवाया जाएगा। यह सुन प्रमीला बहुत खुश हो जाती है। प्रमीला के पिताजी का इलाज हो जाता है। वह अपने पिताजी को और खाने पीने के सामान को लेकर वापस नाव से
घर आ जाती है और बच्चों को खाना खिलाती है। एक गांव में शिल्पा और सुरभि नाम की दो लड़की रहा करती थी। शिल्पा पढ़ने में भी अच्छी थी और घर के काम में भी। शिल्पा के पड़ोस में ही सुरभि रहती थी। सुरभि शिल्पा से बहुत जलती थी। वह पूरे गांव में शिल्पा की गुणगान सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। सुरभि शिल्पा से कभी अच्छे से बात नहीं किया करती थी। वह हर वक्त उसे सुना देती थी। शिल्पा और सुरभि की माँ पड़ोसन थी। उन दोनों में बहुत मित्रता थी। वह दोनों चाहती थी कि उनकी बेटियों में भी मित्रता हो जाए और वह कभी लड़े नहीं। एक दिन शिल्पा की माँ सुरभि की माँ से कहती है, मैं तो चाहती हूँ हमारी बेटियों की भी मित्रता हो जाए, लेकिन इन दोनों की तो बिल्कुल नहीं बनती। तो क्या किया जाए? ये सब सिर्फ मेरी बेटी सुरभि की वजह से हो रहा है। कितना उसे समझाती हूँ शिल्पा से लड़ा नहीं करे, फिर भी वह हर वक्त उससे लड़ती रहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों को साथ में किसी काम पर भेजते हैं। इससे उन दोनों की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और वह दोनों अच्छे से बात करने लगेगी। हाँ, ये सही रहेगा। दोनों साथ साथ काम करेगी तो आखिर कब तक लड़ेगी? उन्हें अपना झगड़ा खत्म करना ही पड़ेगा। ये सोचकर सुरभि की माँ सुरभि को अपने पास बुलाती है। सुरभि बेटा, आज तुम्हें और शिल्पा दोनों को एक साथ लकड़ियां काटने जाना है और एक साथ लकड़ियों को लेकर आना है। ये क्या कह रही हो माँ? उस शिल्पा के साथ कहीं नहीं जाने वाली मैं। आप कहो तो मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं, तुम्हें अकेले नहीं जाना है, तुम्हें उसे अपने साथ लेकर जाओगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करने वाली। माँ, आप भी ना हर चीज की जिद करने लगती हो। ठीक है, मैं जाऊंगी उस शिल्पा के साथ। सुरभि शिल्पा के साथ लकड़ियां काटने जाने की बात मान जाती है। शिल्पा की माँ शिल्पा से कहती है, बेटा आज तुम्हें सुरभि के साथ लकड़ियां काटने जाना है। माँ, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन सुरभि ना नहीं मानेगी। अगर वह साथ चलने के लिए मान जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ जाने में। शिल्पा और सुरभि दोनों लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ती है। सुनो शिल्पा, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करना। मैं जैसे भी लकड़ियां काटूं मुझे रोकना टोकना मत। ठीक है। और हाँ, तुम अपना काम जल्दी पूरा कर भी लोगी तब भी मेरा इंतजार करोगी जब तक मैं लकड़ियां काट ना लूं। ठीक है, मैं समझ गई। अब चलो। अच्छा है, वैसे भी तुम तो हर चीज में तेज हो, तो तुमसे क्या कहना। छोड़ो, चलो जल्दी काम पूरा करके चलते हैं। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ ज्यादा समय तक। शिल्पा लकड़ियां काट कर सुरभि का इंतजार करने लगती है। चलो अब जल्दी घर चलते हैं। हाँ, सुरभि और शिल्पा घर आने लगी तभी सुरभि बोली, ओह, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा हाँ कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं? हाँ नहीं सुरभि, ये सही रास्ता है। हम इसी रास्ते से आए थे, चलो इसी रास्ते से। मैं कह रही हूँ ना हाँ कि ये गलत रास्ता है। तुम्हें हर चीज अपनी ही चलानी होती है ना? चलो दूसरे रास्ते से। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चलो चलते हैं दूसरे रास्ते से। वो दोनों दूसरे रास्ते से आने लगती है। आधे रास्ते पर पहुंचकर, सुरभि मुझे तो ये गलत रास्ता लग रहा है। नहीं, ये सही रास्ता है, देखना हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। वो दोनों चलती जा रही थी लेकिन उनका घर अभी तक दिखाई नहीं दिया था। हाँ शिल्पा, अब तो मुझे भी लगता है ये गलत रास्ता है। अब क्या किया जाए? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना बकबक करती हो, हर वक्त होशियार बनती रहती हो। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह गलत रास्ता है, तो मेरी बात सुनती कहाँ हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। सुरभि और शिल्पा आगे बढ़े तो उन्हें दो नदियां दिखाई दी। उन नदियों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। अब आगे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लगता इन नदियों को पार करके आगे जाना होगा।
शिल्पा के इतना बोलते ही एक नदी बोली, हा हा हा, आओ मेरे अंदर आओ। ये सुन दूसरी नदी बोली, आहा नहीं नहीं, उसके अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, हाँ मेरे पास आओ। अरे तुम लोग बोल भी सकते हो, मगर कैसे? ना हम जादुई नदियाँ, हमारे पास आओगे तो तुम्हें अद्भुत चीजें मिलेगी। अरे नहीं, एक बार ये भी तो पूछ लो कि मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ और मेरे पास वाली नदी तुम्हें क्या दे सकती है, फिर तुम दोनों निर्णय करो। हाँ, अब दोनों एक एक करके हमें बताएं। पहले नदी बोली, हाँ हाँ, अगर तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हें बहुत ही अनमोल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हें ढेर सारे धन की प्राप्ति होगी। शिल्पा ज्ञान प्राप्त करने में ज्यादा रुचि रखती थी, लेकिन सुरभि ने जब ढेर सारे धन प्राप्त करने की बात सुनी तो वो बोली, मुझे दूसरी नदी में जाना है जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो। मुझे ज्ञान प्राप्त करने वाली नदी में जाना है जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। शिल्पा पहली नदी में चली जाती है और सुरभि दूसरी नदी में। नदी पार करने के बाद शिल्पा को एक बहुत ही घना जंगल दिखाई देता है। वहां से आवाज आती है, तुम ज्ञान प्राप्त करना यहाँ आई हो? ठीक है, मैं तुम्हें कई अनमोल ज्ञान देती हूँ। इस तरह शिल्पा को कई अनमोल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे वरदान मिलता है कि वह आगे आने वाली कोई भी चीज आम लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी सीख जाएगी। इधर सुरभि नदी पार करके आती है तो उसे भी एक घना जंगल दिखता है। वह धन मिलने का इंतजार करने लगती है। तभी आवाज आती है, फिर कोई धन की लालच में आ ही गया, अब वह बच नहीं पाएगा। हा, हा, हा। मुझे तो कहा गया मुझे धन की प्राप्ति होगी, तो आप यहाँ सब क्या कर रही हो? मैं इसी तरह लोगों को झांसे में लेकर अपने पास बुलाती हूँ और उसे खत्म कर देती हूँ। सुरभि जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। शिल्पा को सुरभि की आवाज सुनाई दे देती है। हाँ, लगता है सुरभि किसी मुसीबत में है। सुरभि जहाँ खड़ी थी वहां एक पिंजरा आ जाता है और वह पिंजरे में कैद हो जाती है। सुरभि मुसीबत में है, मुझे उसके पास जाना होगा। सुरभि ज्ञान की प्राप्ति करके वापस नदी पार करके जहाँ पहले थी वहीं आ जाती है और वह भी दूसरी नदी में जाती है जिसमें सुरभि गई थी। वहां पहुंचकर देखती है सुरभि एक पिंजरे में कैद है। शिल्पा को देख सुरभि कहती है, शिल्पा मुझे बचा लो, यह मुझे मार डालेगी, मैं मरना नहीं चाहती। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? कृपया आप सुरभि को छोड़ दे, वह निर्दोष है। नहीं, सुरभि अब बच नहीं पाएगी, वह मारी जाएगी। उसने लालच किया है और मेरे पास आई है, इसलिए अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। कृपया आप उसे छोड़ दे। क्या तुम वही लड़की हो जो अभी ज्ञान प्राप्त वाली नदी में गई थी? हाँ। ठीक है, अब चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। इसने लालच किया, इसलिए इसका अंजाम इसे भुगतना पड़ेगा। कृपया आप इसे छोड़ दे, ये आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। शिल्पा आग्रह करने लगती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इतनी आग्रह करने से मैं इसे इस बार छोड़ देती हूँ। जाओ, तुम्हें मुक्त किया। हा, हा, हा। पिंजरा गायब हो जाता है और फिर सुरभि आजाद हो जाती है। रुको, मैं तुम दोनों को वापस गांव भेज देती हूँ। शिल्पा और सुरभि वापस गांव आ जाती है। शिल्पा मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी। मुझे लगता था तुम अच्छी नहीं हो, लेकिन तुम तो बहुत ही अच्छी हो। तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करती थी। हाँ, कोई बात नहीं। सुरभि और शिल्पा में अच्छी मित्रता हो जाती है। वह दोनों खुशी खुशी
साथ रहने लगते हैं। यह देख उनकी माँ भी बहुत खुश होती है।